हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज के इस वीडियो में हम अपनी पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। हम उसमें रिपोर्ट राइटिंग के कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अब हम रिपोर्ट राइटिंग के नेक्स्ट स्टेप्स को चेक करते हैं कि कौन से कंसेप्ट्स हैं जिनको स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एक करेक्ट रिपोर्ट राइटिंग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिपोर्ट। क्वालिटीज़ मीन सम बेसिक प्रिंसिपल्स या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनका अवेलेबल होना हमारी रिपोर्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनको हम बोलते हैं क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिपोर्ट। जो हमारी रिसर्च रिपोर्ट होती है वो हमारे लिए एक तरह का एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है कि हमने किस तरह की रिसर्च को परफॉर्म किया है। राइट वे में हम एक्सप्लेन करें अपनी रिपोर्ट को, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ गाइडलाइंस को पहले फॉलो करें, फिर अपनी रिपोर्ट्स को लिखें। ठीक है। अ गुड रिपोर्ट मस्ट पोजेस सर्टन बेसिक क्वालिटीज़। अब हम उन बेसिक क्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल अपीयरेंस। जो भी पर्सन्स रिपोर्ट को लिखते हैं सबसे पहले तो उनके पास नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, उन्हें नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है। उसके बाद ये डिसाइड करना कि किस तरह के पेपर पर हमने अपनी रिपोर्ट को लिखना है। वो प्रॉपरली प्रिंट होनी चाहिए और उसका जो कवर होना चाहिए वो भी अच्छा होना चाहिए, जो दिखने में अपीलिंग हो, जो दिखने में भी अच्छा लगे। तभी एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट होगी कि ये जो रिपोर्ट है उस पर्सन ने लिखी है जिसके पास नॉलेज है कि रिपोर्ट को लिखना कैसे है। नेक्स्ट है टेबल्स, ग्राफ एट्सेट्रा मस्ट बी इंक्लूडेड। जब हम रिटन फॉर्म में डाटा को लिखते हैं, ठीक है, उसका एक अलग इम्प्रेशन होता है। अगर हम टेबल्स, ग्राफ्स या डायग्राम्स को यूज़ करते हैं अपनी रिपोर्ट में तो उनका इम्प्रेशन अलग होता है। जो टेबल, ग्राफ्स होते हैं ये हमें ज़्यादा इजीली एक्सप्लेन करते हैं एक कंसेप्ट को, इसीलिए इनको हमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी रिपोर्ट में। ये नहीं है कि अननेसेसरी हम इनको यूज़ करें, जिस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरत हो तभी हमने इनको यूज़ करना है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर सीक्वेंस। हमारी जो रिपोर्ट है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमने एक ही पैटर्न को अडॉप्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट को लिखना है। जैसे हमने रिसर्च शुरू की, ठीक है, उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए, फिर हमने अपनी रिसर्च डिज़ाइन को सिलेक्ट करा, ठीक है, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकली जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास हमने उनको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा, फिर अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करा। जिस तरह से हम एक रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करते हैं उसी तरह एक सीक्वेंस में हमने अपनी रिपोर्ट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑर्डर ऑफ द अक्यूरेंस, जैसे जैसे नई सिचुएशंस अक्कर होंगी उनके अकॉर्डिंग हमने अपनी रिपोर्ट को बनाना है, तभी वो हमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बाइफिकेशन मस्ट बी यूज्ड। बाइफिकेशन को हमने अपनी रिसर्च डिज़ाइन की वीडियो में भी करा था। बाइफिकेशन का मतलब होता है कि एक मेन हेडिंग को डिफरेंट सब हेडिंग्स में हमने डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बाइफिकेशन। जो हमारा मेन कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हम डिफरेंट आस्पेक्ट्स क्रिएट करेंगे अपनी रिपोर्ट में, फिर उन सब को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हम एक हेडिंग में से 3 to 4 इम्पॉर्टेंट सब हेडिंग्स क्रिएट करेंगे, फिर हम उनको सबको टर्न बाय टर्न स्टडी करेंगे जिससे हमें हर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद द रीडर। रीडर मीन्स जिन पर्सन्स के लिए हमने रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है ना, हमने उन रीडर्स को ध्यान में रखते हुए अपने मटेरियल को लिखना है। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम्पल्स को हमने यूज़ करना है अपनी रिपोर्ट में। लैंग्वेज चूज़ करनी है जिस लैंग्वेज को रीडर अच्छे से समझता हो, ठीक है, और उसका कंटेंट भी इस तरह का होना चाहिए कि वो ईज़िली समझ सके जो हमारा रीडर है। नहीं तो हमारी रिपोर्ट रेडी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। नेक्स्ट इज़ कम्प्लीटनेस। जो हमारी रिपोर्ट होनी चाहिए ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जितनी भी रिसर्चेस, जितने भी एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कवर करा है उन सब के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जिससे जो हमारी प्रॉब्लम है ना हम उसके रिगार्डिंग सोल्यूशन को ढूंढ पाएँ।
ठीक है। नेक्स्ट है कंसाइज। कंसाइज मीन्स गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन फ्यू वर्ड्स बट कॉम्प्रीहेंसिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक रिपोर्ट रेडी करी, वो हो गई 50 to 60 पेजेस की। ये जो मेरी रिपोर्ट रेडी हुई है ना, बहुत लेंथी है, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट बनाना है थोड़ा। मैं क्या करूँगी, मैं इस 40 पेजेस की रिपोर्ट को 25 to 30 पेजेस में लेके आऊँगी। अब जब मैं वो 25 to 30 पेजेस क्रिएट करूँगी, इस तरह से हमने उस रिपोर्ट को रेडी करना है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन को हम उन 25 to 30 पेजेस में ले आएँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन रहनी नहीं चाहिए। इन ब्रीफ हमने सब कुछ एक्सप्लेन करना है, जो भी उसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस, फीचर्स, इम्प्लीकेशंस, रिजल्ट्स, एप्लीकेशन, सभी कंसेप्ट्स को हमने इंक्लूड करना है, लेकिन सबकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लेके आनी है, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना। नेक्स्ट इज़ कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मीन्स कि हमने कंपेयर करना है अपने रिजल्ट्स को किसी और रिजल्ट्स के साथ। जब भी हम रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, हमने इस फीचर का ध्यान रखना है कि हमने इस तरह से कंटेंट लिखना है कि हम अपनी रिपोर्ट्स को दूसरी रिपोर्ट्स के साथ कंपेयर कर पाएँ और ये चेक कर पाएँ कि कौन सी रिपोर्ट बेटर है। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ रूटीन डिटेल्स। रूटीन डिटेल्स का मतलब है कि हमने अपनी रिपोर्ट में हर तरह की इन्फॉर्मेशन को डालना है कि किस टाइम पर हमने रिपोर्ट को प्रिपेयर करा, जो रिपोर्ट है वो कौन से पीरियड को कवर कर रही है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, कौन से यूनिट्स को हमने इन्फॉर्मेशन ली है। ये सब हर तरह की जो बात होगी वो हमारी रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए, जिससे जो रीडर है ना, उसको एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट कब प्रेजेंट करनी है, क्वार्टरली करनी है, हाफ ईयरली करनी है, एनुअली करनी है या फिर मंथली करनी है। हम पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं कि रिपोर्ट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिससे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हम करेक्ट डिसीजन ले पाएँ राइट टाइम पर। जो हम इनकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स पर्पज़। नेक्स्ट इज़ मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। हमने रिपोर्ट रेडी करनी है, अब हमने उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, ओरली करना है या फिर रिटन फॉर्म में करना है, किस तरह की हमारे पास ऑडियंस है, ऑडियंस को किस तरह की रिपोर्ट देखना पसंद है, ओरल फॉर्म में या फिर रिटन फॉर्म में, उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा रिपोर्ट राइटिंग का, ये है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। हमारे पास मेन दो तरह के रिपोर्ट्स हैं, रिटन रिपोर्ट्स एंड ओरल रिपोर्ट्स, ठीक है। जो हमारी ओरल रिपोर्ट्स है, ये मेन 4 टाइप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिटन रिपोर्ट्स है, इनको हम मेन 13 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम इनके सभी टाइप्स को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारे पास रिटन रिपोर्ट्स। रिटन रिपोर्ट्स नेम से ही क्लियर है कि रिटन फॉर्म में जो रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास एक एविडेंस है हमारी रिसर्च का। इट मीन्स हमारे पास एक रिटन फॉर्म में रिपोर्ट अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने करंट पर्पसेस या फिर अपने फ्यूचर पर्पसेस को यूज़ करने के लिए। उसको हम बोलते हैं रिटन रिपोर्ट्स। अब ये है इसकी टाइप्स। हमारे पास मेन 13 टाइप्स हैं इनकी: लॉन्ग, शॉर्ट, फंक्शनल, इंफॉर्मेशनल और एनालिटिकल, एग्जामिनेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोफेशनल, इंडिपेंडेंट, मैनेजमेंट, पीरियोडिक, इंटरनल, एक्सटर्नल, वर्टिकल, लेटरल, प्रपोजल एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। अब हम इन सभी रिपोर्ट्स को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, इनके मीनिंग को चेक करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लॉन्ग रिपोर्ट्स। लॉन्ग रिपोर्ट्स वो वाली रिपोर्ट्स होती हैं जो लेंथी होती हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट्स होती हैं। जो रिपोर्ट्स 15 to 20 पेजेस को एक्सीड कर जाती हैं, उनको हम लॉन्ग रिपोर्ट्स की कैटेगरी में लेके आते हैं। ये जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं ना, इनको हम डिटेल्ड रिपोर्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमने अपनी रिसर्च में जितने भी एस्पेक्ट्स, जितने भी कंसेप्ट्स को कंसिडर या फिर डिस्कवर
डिस्कवर करते हैं, हमने उन सभी एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है अपनी रिसर्च में। उनको हम बोलते हैं लॉन्ग रिपोर्ट्स। जो ये रिपोर्ट्स हैं हम इनको टेक्निकल रिपोर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये जब हम ये टेक्निकल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम इनकी एक समरी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। समरी में हम अपनी मेन फाइंडिंग्स को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारा रिसर्च डिज़ाइन कैसा होगा। फिर हम देखेंगे कि हम डाटा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन से सोर्सेज से हमने डाटा को कलेक्ट करा है। उसके बाद उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स हैं या फिर इन्फ्रेंशियल टेक्निक्स है। फिर हम अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और लास्ट में हम अपनी बिब्लियोग्राफी को प्रोवाइड कर देते हैं। एक रिपोर्ट में हमने बहुत सारे कंटेंट्स को कवर करा है। अब ये रिपोर्ट लेंथी बन जाएगी हमारी, इसीलिए हम इनको लॉन्ग रिपोर्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट रिपोर्ट्स। शॉर्ट रिपोर्ट्स जो लेस देन 5 पेजेस से हो उनको हम बोलते हैं शॉर्ट रिपोर्ट्स। 1 पेज या 1.5 पेज भी हो वो भी हमारी शॉर्ट रिपोर्ट्स की कैटेगरी में हम उनको लेते हैं। इनमें हम ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड नहीं करते। जो हमारी मेन फाइंडिंग्स होती हैं हम इसमें उनको ही इंक्लूड करते हैं, या फिर जो मेन हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं। उनको हम बोलते हैं शॉर्ट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल रिपोर्ट्स। ये वो वाली रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें किसी स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में बताते हैं या किसी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उनको हम बोलते हैं फंक्शनल रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर करेंगे तो उन रिपोर्ट्स में हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल रिपोर्ट्स। ऐसे ही अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हमें किसी डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स ना हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास अब ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और ये इन्फॉर्मेशन हमने किस सोर्सेज से ली है ये भी हमें यही तरह की रिपोर्ट्स बताते हैं। इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एनालाइज्ड एंड कंक्लूडेड इन इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है कि ये हमें एनालाइज और कंक्लूजन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। ये सिर्फ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इज एनालिटिकल रिपोर्ट्स। एनालिटिकल मतलब जिनको हम प्रॉपरली पहले एनालाइज करते हैं फिर अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं एनालिटिकल रिपोर्ट्स। एंड हेल्प्स द अदर्स हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिससे हम दूसरों की जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो हमारी अपनी प्रॉब्लम्स है उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन एनालिटिकल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन रिपोर्ट। एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक तरह की एक्सटेंशन रिपोर्ट कह सकते हैं हम एनालिटिकल रिपोर्ट्स की, जो हमें कन्वे करती है कि हमारा मेन पर्पस क्या है, स्कोप क्या होगा हमारी प्रॉब्लम का, हमारी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस कौन से होंगे, ठीक है, और कौन से कंक्लूजन्स पर हमने किस तरह से पहुंचना है, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये रिपोर्ट हम तभी प्रिपेयर करेंगे जब इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट और एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्रिएट हो चुकी होंगी। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। It is written by the member of the same organization to which our results are submitted. अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, ठीक है, मैंने रिसर्च करी और मैंने उस रिसर्च की सभी फाइंडिंग्स, सभी मटेरियल को हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्सन को हैंड ओवर कर दिया। अब वो पर्सन जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक पर्सन प्रेजेंट है, उसने वो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है, वो हो जाएगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल रिपोर्ट। इट इज़ रिटन बाय द पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू विच आवर रिजल्ट्स आर सबमिटेड। मैंने रिसर्च करी और मैंने वो सारी फाइंडिंग्स, हर तरह का मटेरियल एक आउटसाइडर को प्रोवाइड करा, उसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी। अब वो जो आउटसाइडर होगा
यहाँ पे अंडरस्टूड है कि वो एक प्रोफेशनल पर्सन होगा जिसके पास स्किल्स होंगी कि हमने किस तरह से रिपोर्ट को लिखना है, जो अच्छे वे में मेरी इन्फॉर्मेशन को डिफ़ाइन कर सकता है, उनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। इट इज़ वन विच इज़ प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक। हमने पब्लिक के लिए एक रिपोर्ट जब हम रेडी करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रिपोर्ट। मैनेजमेंट रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलर रिपोर्ट। इट एक्सप्लेन्स द फाइंडिंग्स इंस्टेड ऑफ द मेथडोलॉजी। जो ऐसे रिपोर्ट्स होती हैं इनमें हम अपनी मेन फाइंडिंग्स को ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे से इंक्लूड करते हैं, ना कि हम उसकी मेथडोलॉजी को। इनका मेन मोटिव होता है कि जो हमारे रीडर्स हैं जिनको हमने प्रेजेंट करनी है अपनी रिपोर्ट, वो क्लियरली अंडरस्टैंड करे कि हमने किस तरह की फाइंडिंग्स को कलेक्ट करा है। ऐसे रिपोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सिंपल वे में क्लियर करें, पिक्चर्स एंड ग्राफ्स को यूज़ करें, अपनी फाइंडिंग्स को क्लियरली हाईलाइट करें, जिससे जो हमारे रीडर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनको जल्दी सब कुछ समझ आ जाए। सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स जो हमने यूज़ करने हैं वो शॉर्ट और ब्रीफ होने चाहिए, और लैंग्वेज ऐसी कि सभी रीडर्स उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए, उनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। ये जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स हैं इनको भी हम शॉर्ट रिपोर्ट्स की कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट इज पीरियोडिक रिपोर्ट्स। पीरियोडिक मीन्स कि एक सर्टन इंटरवल पर जब हमने अपनी रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करना है, हम डिसाइड कर लेंगे कि वो क्वार्टरली होगी, एनुअली होगी, मंथली होगी या फिर हाफ ईयरली होगी। फिर हम अपने रिपोर्ट्स को उन स्पेसिफाइड शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग इशू करते हैं, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हर फर्म अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, वो पीरियोडिक इंटरवल्स पर उन स्टेटमेंट्स को इशू करते हैं, उनको हम बोलते हैं पीरियोडिक रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज इंटरनल रिपोर्ट्स। इंटरनल रिपोर्ट्स ट्रेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उन रिपोर्ट्स ने सर्वाइव करना है, आउटसाइड नहीं उन्होंने जाना, मतलब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं कर सकती। उन रिपोर्ट्स को हम बोलते हैं इंटरनल रिपोर्ट्स, जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिपोर्ट जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स मीन्स कि हमने आउटसाइडर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है रिपोर्ट्स, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिपोर्ट्स। दीज आर द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनीज आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन outside the organization. Next is vertical reports. Vertical reports are those that move upward or downward in the hierarchy are known as vertical reports. For example, जैसे मैं मिडल लेवल पर टास्क परफॉर्म कर रही हूँ, ठीक है, मैंने टॉप लेवल को या फिर लोअर लेवल को कोई रिपोर्ट भेजनी है, अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, उनको हम बोलते हैं वर्टिकल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट इज लेटरल रिपोर्ट्स। अ रिपोर्ट ट्रैवलिंग बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज नोन एज लेटरल रिपोर्ट्स। कि ऑर्गेनाइजेशन एक ही है लेकिन पर्सन्स डिफरेंट हैं जिनके पास रिपोर्ट जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लें, ठीक है, और ले लें मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड को एक रिपोर्ट जाएगी। अब ये दो पर्सन सेम लेवल पर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं लेटरल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है प्रपोजल रिपोर्ट्स। प्रपोजल रिपोर्ट्स वो वाली रिपोर्ट्स होती हैं जो प्रॉपरली डिस्क्राइब करती हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से सल्यूशन को ढूंढा है और उस सल्यूशन को ढूंढने में उन्होंने किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करी। जब जो रिपोर्ट्स हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रपोजल रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है फॉर्मल रिपोर्ट्स। फॉर्मल रिपोर्ट्स जो होती हैं ये हम प्रिपेयर करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये एक तरह से लेंथी रिपोर्ट्स होती हैं
इनमें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग, हर एस्पेक्ट को हम कवर करते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हमारी एक तरह से शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं जिनको हम अपनी सिचुएशन के मतलब कोई एक सिचुएशन अराइज हुई उसके अकॉर्डिंग हमने एक उसी टाइम रिपोर्ट रेडी करी, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल हमने जैसे कोई ईमेल सेंड करी, वो उस टाइम उस कंडीशन की डिमांड थी कि हमने इमीडिएटली एक रिपोर्ट रेडी करनी है, उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट्स। ये सारी थी हमारी रिटन रिपोर्ट्स की टाइप्स। अब हम आगे पढ़ते हैं ओरल रिपोर्ट्स क्या होती हैं। ओरल रिपोर्ट्स इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दी स्पोकन वर्ड्स। हमने वर्बली अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करा है, उसको हम बोलते हैं ओरल रिपोर्ट्स। ठीक है। देयर इज़ अ लैक ऑफ रिटन रिकॉर्ड। इट मे बी जस्ट पॉसिबल दैट द फाइंडिंग्स फेड अवे फ्रॉम पीपल्स मेमोरी इवन बिफोर एन एक्शन इज टेकन। ये इसका एक ड्रॉबैक है ओरल रिपोर्ट्स का कि हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद हम उस सारे कंटेंट को भूल जाएं, और हम जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे अपने उन फाइंडिंग्स को जिनको हम अपनी रिपोर्ट में कंसिडर करा है, हम उनको भूल जाएं। इसलिए ओरल रिपोर्ट्स इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हैं जितनी रिटन रिपोर्ट्स सक्सेसफुल हैं, क्योंकि रिटन रिपोर्ट्स हमें एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करती हैं जिनको अगर हम कुछ भूल भी जाते हैं हम उन रिपोर्ट्स को रेफ़र कर सकते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिटन रिपोर्ट में भी सर्क्यूलेटेड कि एक पर्सन है, उसने तो अपने कंटेंट को ओरली रिप्रेजेंट करना है, जो रीडर्स हैं जिन्होंने उसको सुनना है उनको हमने एक रिपोर्ट सर्क्यूलेट करनी है कि वो प्रॉपरली उसके कंटेंट को अंडरस्टैंड कर पाए। ओरल प्रेजेंटेशन में बी मेड यूजिंग द विजुअल डिवाइसेस, जैसे हम पीपीटीज़ यूज़ कर सकते हैं मीडिया प्रेजेंटर के टाइम, या फिर कोई भी ब्लैक बोर्ड यूज़ कर लो जिसके थ्रू हम टेबल्स या ग्राफ्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से हमारी अपनी ऑडियंस को कंसेप्ट की क्लैरिटी दे सकें। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। ये दो पर्सन्स में एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का बेस्ट मेथड है कि जो स्पीकर है वो इनकरेज कर सकता है ऑडियंस को कि वो उसकी ओरल प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट कर सके। Success of oral presentation depends upon proper graphs and tables must be created. स्पीकर आई कॉन्टैक्ट क्रिएट करे अपने ऑडियंस के साथ। जो स्पीकर हैं वो राइट एग्जाम्पल, स्टोरीज़ या फिर कोटेशंस का यूज़ करे कि जो उसकी ऑडियंस है वो ईजीली और क्लियरली उसके कंटेंट को समझ पाए। स्पीकर के पास स्किल्स होनी चाहिए जब वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन को यूज़ करता है कि किस तरह की उसकी टोन होनी चाहिए, किस तरह से उसने अपनी ऑडियंस को इनकरेज करना है कि वो उसके प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट करें। प्रॉपर जेस्चर्स मस्ट बी कन्वेड, बॉडी लैंग्वेज मस्ट बी प्रॉपर, वॉल्यूम एंड टोन ऑल्सो डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, मेमोराइजेशन मस्ट बी अवॉइडेड। जो हमारे रीडर्स हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बोलने के टाइम कुछ याद कर रहा है, या फिर जब हम स्पीच देते हैं हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उसके कि हम अच्छे से स्पीच डिलीवर करें। जब वो स्पीकर अपनी स्पीच दे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इसने सब कुछ याद करा हो। उसके एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन इस तरह की होनी चाहिए कि ऑडियंस इनकरेज हो कि वो पार्टिसिपेट करे उसकी प्रेजेंटेशन में। अब हमारे पास ओरल रिपोर्ट्स की भी 4 टाइप्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, मेमोराइजेशन, इम्प्रॉम्प्टू एंड एक्सटेम्पोरेनियस। अब हम इन 4 टाइप्स को स्टडी करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट टाइप है हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो एक स्पीकर है उसने अपनी स्पीच से पहले रिटन फॉर्म में अपने कंटेंट को रेडी करना है। जो हमारे पास कंटेंट होता है इसमें वो हैंड रिटन होता है, हम प्रिंटेड फॉर्म को इसमें यूज़ नहीं करते। जो स्पीकर हैंड रिटन कंटेंट रेडी करता है अपने लिए और उसकी बार बार प्रैक्टिस करता है, जब वो स्पीच देता है या फिर वो अपनी कंटेंट को डिलीवर कर रहा है वो उन पेजेस से देखकर अपनी स्पीच को डिलीवर करता है। ठीक है।
अब इसमें भी जैसे टाइम टू टाइम को चेंजेस हो रहे हैं कि जो स्पीकर है वो ये नहीं कि अपना सारा कंटेंट देख कर ही बोले, कुछ जो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वो हाईलाइट करे अपने रिटन डॉक्यूमेंट में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको वो वर्बली एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, उनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट इज़ मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का मतलब है कि हमने अपनी स्पीच के स्टार्टिंग पॉइंट्स से लेकर अपने एंडिंग पॉइंट को अच्छे से याद कर लिया है। बहुत बार हमने प्रैक्टिस करी है कि हम अच्छे से बिना पेज की हेल्प से हम अपनी स्पीच को डिलीवर करें, उसको हम बोलते हैं मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई पेज अवेलेबल नहीं होगा। जो स्पीकर होता है वो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेता है उस पेज पर, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को देखकर बोलता है, बाकी उसकी जो सारी स्पीच होती है वो उसको वर्बली एक्सप्लेन करता है बिना किसी की हेल्प के। नेक्स्ट इज इम्प्रॉम्प्टू। इसका मतलब है कि हमने एक स्पीच तो डिलीवर करनी है, लेकिन उस स्पीच को रेडी करने के लिए हमें रिक्वायर्ड टाइम नहीं मिला, हमारी अच्छे से रिहर्सल नहीं हुई, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। जो ऐसी प्रेजेंटेशन होती है इसमें जो हमारा स्पीकर होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो जल्दी अपनी जो उसकी स्पीच है ना उसको रैप अप कर ले, ठीक है, उसको जल्दी वाइंड अप करे। लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं है कि वो मेन कंटेंट को छोड़ दे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो स्पीकर है उसको प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कि उसका मेन टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के ऊपर उसने बोलना है। वो ज़्यादा लेंथी एक्सप्लेनेशंस ना प्रोवाइड करे क्योंकि उसने अच्छे से रिहर्सल नहीं करी है। ऑडियंस पर, उसके जो लिसनर्स हैं उन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, इसलिए वो मेन कंटेंट को कट टू शॉर्ट में एक्सप्लेन करें जिससे ऑडियंस को मेन मोटिव समझ आ जाए और वो अपने राइट कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर पाए। उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास एक्सटेम्पोरेनियस। एक्सटेम्पोरेनियस बेस्ट मेथड है ओरल प्रेजेंटेशन का। इसमें जो स्पीकर होता है उसको पहले प्रॉपर टाइम दिया जाता है रिहर्सल के लिए। जो स्पीकर होता है वो अपने कंटेंट को प्रॉपरली लिखता है इसमें पहले तो, फिर प्रॉपरली उसकी रिहर्सल करता है, ठीक है, फिर अपनी स्पीच को वो डिलीवर करता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोरेनियस। जो स्पीकर होता है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपना प्रॉपर आई कांटेक्ट क्रिएट करे अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक है, वो लैंग्वेज को अच्छे से चूज़ करे कि कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा इजीली उसकी जो ऑडियंस है वो समझ सकती हैं। उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, जेस्चर्स उसके प्रॉपर होने चाहिए। इस टाइप में भी जो स्पीकर होता है वो अपने जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं उनको एक पेज पर लिख लेता है, ठीक है, ताकि अगर वो कुछ भूल जाए तो वो इन पॉइंट्स को कंसिडर कर ले उस टाइम, ठीक है। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, बाकी अब इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए।